6 महीने के बच्चे में भी मोतिया हो सकता है। जब तक स्कूल से रिपोर्ट आती है कि बच्चा ब्लैक बोर्ड नहीं पढ़ पा रहा, देर हो चुकी होती है। कई तरीके की दवाइयां हैं जिनके साइड इफेक्ट्स होते हैं जो आंख में जाके पकड़े जा सकते हैं। बच्चे ज्यादा इरिटेबल हो गए हैं, कहना नहीं मानते हैं, स्लीप टाइम डिसऑर्डर्स हो गए हैं। 70 से 75% बच्चे चश्मे का नंबर लगा रहे होंगे, तो ये बहुत हिला देने वाली एक फिगर है। जैसे ज्योतिषी हाथ देखकर भविष्य बता सकता है, अगर मैं ये कहूँ कि आपकी आंखें देखकर आपकी सेहत का हाल बताया जा सकता है, तो शायद आपको यकीन नहीं होगा। लेकिन आपकी आंखों से जुड़े आपके मन में जितने सवाल हैं, उनके जवाब के लिए आज हम यहाँ हाजिर हैं। नमस्कार, मैं हूँ पूजा मक्कड़ और आप फिट रहे इंडिया के प्लेटफॉर्म पर हमें देख रहे हैं। आज आपकी आंखों से जुड़े आपके हर सवाल को आपके ही मन के जरिए आप तक पहुँचाने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर कमल कपूर, जो कि मेडिकल डायरेक्टर हैं शार्प साइट आई हॉस्पिटल्स के। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सबसे पहले बताइए, आंखें देखकर बता सकते हैं कि वो इंसान सेहतमंद है? देखिए, आंखें देखकर आंख की सेहत का बताना, व्यक्ति की सेहत का बताना, व्यक्ति के स्वभाव का बताना, व्यक्ति की मानसिक की स्थिति बताना, ये सब संभव है। आप देखिए, जब आप पूजा जी मुस्कुरा रहे हैं तो आपकी आंखों में ग्लिंट आ जाती है। तो आंख, जो हम कहते हैं कि व्यक्ति को दुनिया का दर्पण है, इसी प्रकार आंख एक व्यक्ति के अंदरूनी शरीर का भी दर्पण है काफी हद तक। आंख से हम कई बीमारियों की जानकारी कर सकते हैं। आंखें एक ही ऐसी ऑर्गन है बॉडी के अंदर जिसके अंदर आप पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंट होने के कारण आर पार शरीर के अंदर देख सकते हैं। आपको बाकी चीजों के लिए एक्सरे, एमआरआई, कैट स्कैन चाहिए होते हैं, पर सिंस आंख एक ऐसी अंग है आपके शरीर का जो दिखाती है, तो उसको एक पारदर्शिता की आवश्यकता है। तो उसी पारदर्शिता को हम इस्तेमाल करके आंख के अंदर झांक सकते हैं। कई बीमारियां हैं। ब्लड प्रेशर की बीमारी हम आंखों के अंदर झांक कर बता सकते हैं। बहुत कॉमन बीमारी है डायबिटीज, शुगर की बीमारी, जो कि हम बहुत ज्यादा हर रोज डेली प्रैक्टिस में अपने देखते हैं। शुगर की बीमारी आप लोग जानते हैं, जो भारत है विश्व में नंबर 1 डायबिटिक कैपिटल कहलाया जाता है, और इसके कारण आंख के पर्दे में बहुत नुक्स आते हैं, वो आप आंखों से देखकर बता सकते हैं। ट्यूबरकुलोसिस, टीबी की बीमारी अब तो बहुत कम हो गई पहले से, पर टीबी की बीमारी भी आंखों के अंदर आ जाती है और टीबी की बीमारी आंखों से देखकर पकड़ी जा सकती है। जोड़ों के दर्द की बीमारी, आंखों में सूखापन, खुश्की करती, वो देखकर हम बता सकते हैं। कई प्रकार के कैंसर हैं जो कि आंख के पर्दे में और खून की नसों में चले जाते हैं। ब्रेस्ट कैंसर हैं, स्पाइनल कैंसर्स हैं जो कि आंख के अंदर चले जाते हैं, हम देख पाते हैं। कई तरीके की दवाइयां हैं जिनके साइड इफेक्ट्स होते हैं जो आंख में जाके पकड़े जा सकते हैं। तो इस प्रकार मेरा ये कहना, या पूजा जी आपका ये कहना कि आंख से हम शरीर के अंदर कई बीमारियों को पकड़ सकते हैं, वो बिल्कुल सही है। जी डॉक्टर साहब, ये तो हुआ एक्सपर्ट ओपिनियन, आपने देखा बतौर एक्सपर्ट और आपने बताया कौन सी बीमारियां हैं। अगर हम आम लोगों को ये बताना चाहें कि उनकी आंखों में उनको ऐसे कौन से इंडिकेशन मिलते हैं जिसे पहचान कर वो समझ सकते हैं कि हाँ, मेरी आंख में या तो कोई बीमारी हो चुकी है या होने वाली है। लेमैन के लिए सबसे ज़्यादा मैं ज़रूरी कहूँगा, इससे पहले कि वो चिन्ह देखे, चिन्ह आ जाने का मतलब है कि कुछ शुरू हो चुका है। रात को उठना, आवाज सुनकर माने घर में बिल्ली या चोर आ चुका है, क्यों ना हम कुंडी लगाकर दरवाजा ताला लगा के बैठे। तो समझदारी यह है कि 40 वर्ष की उम्र के बाद मेरी सलाह सबको होगी, आपके दर्शकों को, कि अपनी आंखें सालाना किसी आई डॉक्टर को, क्वालिफाइड डॉक्टर को दिखाएं। उसका कारण यह है कि 40 वर्ष के बाद आंखों की बीमारियां होने का संभावना बढ़ जाता है, उम्र के कारण भी, और कई शरीर की तासीर होती है कि 40 वर्ष के बाद वो स्पीड पकड़ता है। तो अगर आप रेगुलर आई चेकअप कराते हैं तो बहुत सारी बीमारियों के चिन्ह आने से पहले आप उनको पकड़ लेते हैं। पर नाउ आंसरिंग योर क्वेश्चन, सबसे पहला काम आंख के अंदर है, आंख का काम है देखना। अगर आपको देखने में दिक्कत हो रही है, वो सब काम जो आप पहले करते थे, बिल्कुल सहजता से करते थे, नेचुरली करते थे, उसमें दिक्कत हो रही है। पढ़ने में, किताब पढ़ने में दिक्कत हो रही है, गाड़ी चलाने में दिक्कत हो रही है, आपको लोगों को पहचानने में दिक्कत हो रही है,
और तो और दिन में सही है और रात में चलने में दिक्कत हो रही है, शाम होते ही आपको लगता है कि नहीं अब शायद मैं गाड़ी ना चलाऊं, ये पहले चिन्ह है रोशनी के कम होने के, जो कि आपको आंख के अंदर कोई प्रॉब्लम आने का एक पहला संकेत है। और कई संकेत हैं आंख के अंदर, आपकी आंखों में भारीपन होना, सर दर्द होना, फ्रंटल हेडेक्स, खासकर आगे के हिस्से में आंखों में सर में दर्द होना, भारीपन होना, ये भी एक चिन्ह हो सकता है, काला मोतिया का चिन्ह हो सकता है। कभी कभी आंख के अंदर देखते देखते काले काले से मच्छर दिखाई देने, ऐसा लगना कि आंख में कोई जाल सा आ गया। कई बार पेशेंट कहते हैं कि डॉक्टर साहब लगता है मच्छर या मक्खी आ गया आंख के अंदर, तो वो एक बहुत बड़ा चिन्ह है कि आपके आंख के पर्दे में कुछ नुक्स हो रहा है। आंख के अंदर लाइट की फ्लैशिंग होना 40 वर्ष के बाद बहुत कॉमन हो जाती है। पेशेंट कहते हैं डॉक्टर साहब मैं बैठा होता हूँ, मुझे सडनली लगता है किसी ने मेरी पड़ोस में मेरी बगल से फोटो खींची है मुझे बिना बताए हुए। तो इस प्रकार का अपीयरेंस होता है जैसे किसी ने कैमरे से फोटो खींची है, ये भी एक चिन्ह है आपकी आंख के अंदर। 40 वर्ष के बाद आपके चश्मे का नंबर तेजी से बदलना, ये भी एक चिन्ह है कि आपकी आंख के अंदर नुक्स हो रहा है, क्योंकि 40 वर्ष के बाद नॉर्मली दूर का नंबर नहीं बढ़ना चाहिए, मगर अगर आपका दूर का नंबर बढ़ रहा है, ये एक संकेत हो सकता है कि आपको सफेद मोतिया शुरू हो रहा है। अब अगला सवाल होगा कि 40 वर्ष में क्या मोतिया हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मोतिये की कोई समय सीमा, उम्र सीमा नहीं है। 6 महीने के बच्चे में भी मोतिया हो सकता है। हाँ, उसकी संभावना कम है, हम उसको देखते कम हैं, सुनते कम हैं, पर आप ये सोचिए कि मैं महीने में कम से कम 8 से 10 छोटे बच्चे 1 वर्ष से छोटी उम्र के सफेद मोतिये का ऑपरेशन करता हूँ, और 40 वर्ष की बाद की उम्र के मोतिये तो हम गिन भी नहीं सकते, इतने होते हैं जी। तो कुल मिलाकर आंखों में जो चिन्ह हैं अर्ली डिजीज के, वो ये है। भारत का डेटा ये कहता है कि 45 साल से ऊपर के 34% लोग ऐसे हैं जो ठीक से देख नहीं पा रहे। स्कूली बच्चों का हाल और ज़्यादा खराब है। 2050 तक आते आते भारत के 40% बच्चों को या तो चश्मा लग चुका होगा या आंखों की कोई ना कोई परेशानी हो चुकी होगी। तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा मोतिया की ये परेशानी इतनी ज़्यादा है, बच्चों में इतनी ज़्यादा समस्या है, और हर माँ बाप ये सवाल पूछते हैं डॉक्टर से कितनी देर के लिए इन्हें मोबाइल दे दें या कितनी देर के लिए स्क्रीन देख सकते हैं? क्या कोई ऐसा बेंचमार्क है कि इतने घंटे इस बच्चे के लिए काफ़ी हैं? पूजा, ये बहुत ही मेरे दिल के करीब सवाल है। मैं इस पे बहुत सेमिनार, सिंपोजियम्स कर चुका हूँ। हमको एक चीज़ से हम बच नहीं सकते कि मोबाइल अब हमारी ज़िंदगी का एक अभिन्न अंग बन चुका है। तो अगर माँ बाप सोचें कि बच्चों को वो मोबाइल से दूर रख पाएंगे, वो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि माँ बाप खुद ही नहीं मोबाइल से दूर रह सकते। अगर आप देखेंगे कि आपके जो आंकड़े हैं बिल्कुल सही हैं। इनफैक्ट चाइना में एक स्टडी हुई है जिन्होंने बोला है कि नियरली 70% बच्चे आने वाले 15 साल में उस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, चाइना, सिंगापुर, फिलीपींस, आप देखेंगे उन लोगों को, कोरिया, इनको नंबर ज़्यादा होते हैं। 70 से 75% बच्चे चश्मे का नंबर लगा रहे होंगे। तो ये बहुत हिला देने वाली एक फिगर है। बहुत बड़ा श्रेय इसका मोबाइल फ़ोन पर जाता है। मैं, अगर आप चाहेंगे, मैं इस पर थोड़ा विस्तार पर जाना चाहूँगा, क्योंकि मेरा बहुत फेवरेट रिसर्च सब्जेक्ट है। बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं जिन्होंने कहा है कि बहुत सारे कारण हैं जो बच्चों में चश्मे का नंबर बढ़ा रहे हैं। सबसे पहली बात, छोटे बच्चे अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। उनको अगर दिक्कत है भी तो जब तक वो बताने लायक उम्र के होते हैं, स्कूल में पकड़े जाती है ज़्यादातर, पेरेंट्स नहीं पकड़ पाते इस चीज़ को, एडल्ट पकड़ पाता है। जब तक स्कूल से रिपोर्ट आती है कि बच्चा ब्लैक बोर्ड नहीं पढ़ पा रहा, देर हो चुके होती। दूसरा, हमारे यहाँ चश्मे से एक बहुत बड़ा टैबू, एक तरीके से डर सा बैठा हुआ है माँ बाप के मन में। तो बच्चा अगर बोल भी देता है मुझे कम दिखता है, तो माँ बाप क्या कहते हैं, तुम फल फ्रूट नहीं खाता, चल कल से तेरे को मैं सेब का जूस देती हूँ। टीवी के पास बैठता है, टीवी के पास बैठता है, चल मैं कल से तेरे को खाना बेहतर दूंगी। डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे आंखों के। उसके कारण बच्चा फिर वंचित रह जाता आंखों के चेकअप के कारण। तीसरा, मोबाइल फोन, एक्सेसिव वर्क, नियर वर्क करने से जो ग्रोइंग एज होती है बच्चे की, ब्रेन को स्टिमुलस होता है कि पास का काम देखने के लिए आपकी आंख को माइनस नंबर करना पड़ता है नॉर्मल सिचुएशन में। बट जब एक छोटा बच्चा सारे समय पास का काम करता है तो ब्रेन को इतनी स्टिमुलस मिलती है माइनस बनने की कि वो माइनस की तरफ पूरी पावर को धकेल देता है। जबकि नॉर्मल मनुष्य का काम दूर का अंदाजन 80 से 90% होना चाहिए, 10% पास का काम होना चाहिए। ब्रेन उसके लिए इक्विप रहता है। और जब आप सारा समय पास का काम करते हैं तो ब्रेन
उसको सोचता है कि ये प्राइमरी काम है। जिस प्रकार अगर एक आप देखे होंगे जो लोग बहुत ज़्यादा वजन उठाते हैं उनके बाजू के मसल्स तो डेवलप हो जाते हैं पर टांग के नहीं होते, क्योंकि शरीर समझता है इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। जो वेट लिफ्टर्स होते हैं अपनी मसल कैसे बनाते हैं, उस मसल पे जिसको बड़ा करना उस पर जोर देते हैं। तो जब आप पास के काम की मसल पे जोर देते हैं तो आंख माइनस की तरफ भाग जाती है। तो रिसर्च में पाया गया जो बच्चे 1.5 घंटा 1 घंटा से ज्यादा मोबाइल फोन, वो भी बहुत करीब लाकर, और आप देखेंगे 90% बच्चे ऐसे काम करते हैं, ऐसे नहीं करते, उनका नंबर भागता है। दूसरा, जो बच्चे आउटडोर गेम्स नहीं खेलते, आपको ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा, ये देखा गया है, एक सिंगापुर में स्टडी की गई थी, कई बच्चों को हर रोज आधा से पौना घंटा बाहर खेलने को दिया गया जब धूप थी, अच्छा सूरज निकला हुआ था, और दूसरे ग्रुप को वंचित किया गया, उनको बोला आप मोबाइल के और जो भी आप करते कंप्यूटर का काम करिए। तो जो ग्रुप आउटडोर गेम खेलता था उसमें कम से कम 44% बच्चों के चश्मे के नंबर बढ़ने रुक गए या नहीं बढ़े। ये आपके दर्शक लोग इस चीज को जानकर चकित होंगे। तो हमारे जनरेशन जिसमें चश्मे के नंबर कम है, उसका फलस्वरूप है कि हम लोग बाहर जाकर पिट्ठू, गुल्ली डंडा, क्रिकेट, फुटबॉल खेलते थे। ये जनरेशन आउटडोर गेम्स नहीं खेलती। तो ये बहुत बड़ा। तीसरा कारण, डाइटरी पैटर्न्स बहुत खराब हो गए हमारे यहाँ। जैसे हम अर्बनाइजेशन की तरफ आए हैं, बड़े बड़े शहरों में आए हैं, खाने की जो क्वालिटी है वो खराब हो गई है। हम रेडीमेड फूड्स की तरफ जाते हैं, मैगी की तरफ जाते हैं, पिज्ज़ास की तरफ जाते हैं, बर्गर्स की तरफ जाते हैं। फ्रेश फ्रूट्स, सैलड्स हमारी डाइट से ख़त्म हो गए हैं, और ये बड़ों में ही नहीं, छोटे बच्चों में तो बहुत ज़्यादा देखा गया है। ये सारी चीज़ें मिलकर, फिजिकल एक्टिविटी का लैक होना, ज़्यादा स्क्रीन टाइम का काम करना, बैड डाइटरी हैबिट्स, ये मिलकर ये एपिडेमिक बढ़ा रहा है। और इसके ऊपर अगर हम ध्यान दें तो हम आगे वाली आने वाली जनरेशन को इस बीमारी के एपिडेमिक से डेफिनेटली बचा सकें। इसमें कई सारे संदेश हैं। पहला संदेश यह है कि मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन बहुत पास ना हो तो आपकी आंखों के लिए अच्छा है। आउटडोर गेम्स अगर आप आधे घंटे के लिए भी खेल रहे हैं तो रिसर्च बता रही है कि उससे फ़ायदा हो रहा है। डॉक्टर साहब, क्या स्क्रीन का जो साइज़ होता है उससे भी फ़र्क पड़ता है कि आपके मोबाइल की स्क्रीन का इंचेस कितने हैं तो उससे कम नुकसान होगा? उसका रीज़न ये है कि जितना छोटा स्क्रीन होगा आपको ऑब्जेक्ट उतनी नियर लाना पड़ेगा, तो वो कॉमन सेंस है। इसीलिए जब मेरे को पेरेंट्स आके बोलते हैं डॉक्टर साहब क्या करें, कोविड के बाद तो होमवर्क मिलता ही ऑनलाइन है, तो मैं कहता हूँ घर में डेस्कटॉप है, आईपैड है, लैपटॉप है। वो बोलते हैं, तो मैं बोलता हूँ बच्चे का उस काम के लिए फ़ोन छीन लीजिए, उसको डेस्कटॉप पे काम कराइए, क्योंकि डेस्कटॉप पे काम करने के लिए उसको कम से कम 1 से 1.5 फुट दूर रखना पड़ेगा। एक नॉर्मल एल्बो चिन रूल होता है कि जितनी अगर आपकी लेंथ ऑफ रीडिंग, अगर आप अपनी ठुड्डी पे चिन लगा लें तो आपका रीडिंग ऑब्जेक्ट इतना होना चाहिए, तो मेरे लिए इतना ऑब्जेक्ट होना चाहिए। छोटे बच्चे होमवर्क भी ऐसे करते हैं टेबल पर, तो फर्दर स्टिमुलस है। मोबाइल फोन भी ऐसे करते हैं, पास का काम, होमवर्क भी ऐसे करते हैं। तो बच्चों को ये ट्रेन करना कि अगर अपनी ठुड्डी पे चिन पे हाथ लगाएं और इतनी दूरी आपकी अगर बुक या मोबाइल फोन है तो वो कम डैमेज होगा। मैं पूजा जी आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, मोबाइल फ़ोन ने मनोचिकित्सक लेवल पर भी बच्चों को बहुत 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 डैमेज किया है। बच्चे ज़्यादा इरिटेबल हो गए हैं, कहना नहीं मानते हैं, स्लीप टाइम डिसऑर्डर्स हो गए हैं। एक बीमारी है अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, ADD। बच्चों में मोबाइल फ़ोन के ज़्यादा इस्तेमाल से देखा गया एक केमिकल निकलता है, सीक्रेट करता है बॉडी में, उसको डोपामीन बोलते हैं। डोपामीन वो हार्मोन है, जब हम बहुत खुश होते हैं वो तब रिलीज़ होना चाहिए। आपका फेवरेट खाना, आपका कोई प्यारा मिले, आप उसको गले मिले, आप अपनी फेवरेट मूवी देख रहे हैं, ये डोपामीन तब रिलीज़ होता है, और इसको ब्रेन को थोड़े थोड़े डोज की हैबिट होनी चाहिए। पर जब बच्चा सारा समय मोबाइल पे रहता है और वो अपनी पसंद की जो चाहे चीज़ सेकंड में ले पाता है, तो उसको डोपामीन की लत पड़ जाती है उसके ब्रेन को। और जब बच्चे से आप मोबाइल फ़ोन खींचते हैं तो एक तरीके से एक ड्रग एडिक्ट से आप उसकी ड्रग बंद कर देते हैं, या सिगरेट पीने वाले से उसकी सिगरेट बंद करते हैं, या शराबी से उसकी शराब बंद करते हैं। विड्रॉल होता है, और ये बच्चे इरिटेबल होते हैं, वायलेंट हो जाते हैं, कहना नहीं मानते हैं, लोगों में बैठकर वार्तालाप नहीं कर सकते बच्चे। आप देखेंगे इनको 10 ग्रुप में डाल दीजिए बच्चे को, सब अपने मोबाइल पे लगे होंगे, आपस में सोशल इंटरेक्शंस खत्म हो गए हैं। माँ बाप के साथ डिनर पे जाएंगे, डाइनिंग टेबल पे मोबाइल फ़ोन से कर रहे होंगे। उनको बात करने की कला, जो एक मनुष्य की बेसिक प्रवृत्ति है, ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल, वो छूट गई, वो खत्म हो चुकी है। और ये चीज़ हम जाकर
जानकर कर रहे हैं। छोटे बच्चों को खाना नहीं खाता तो उनकी यंग मदर्स उनको मोबाइल फ़ोन पे यूट्यूब पे एक पिक्चर चला देती हैं, कार्टून चला देती हैं और उनके मुंह में खाना ठूसती रहती हैं। अब उस बच्चे को खाने का कुछ नहीं समझ कि क्या खा रहा है क्या नहीं खा रहा, ना उसको स्वाद आ रहा है उसको दिमाग में डोपामिन मिल रही है फ़ोन से। तो जो उसको स्वाद खाने से डोपामिन मिलनी चाहिए थी उसकी हैबिट आपने बंद कर दी। अब उसको मोबाइल फ़ोन की डोपामिन लगा दिया आपने, तो नशा लगा दिया। ऐसे बच्चों का मोबाइल फ़ोन छुड़वाना बहुत मुश्किल हो गया है। कोरिया में तो कई बच्चों को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ रहा है ये हैबिट छुड़वाने के लिए। उनको दवाइयाँ देनी पड़ रही है मोबाइल फ़ोन से छुटकारा। इसी के लिए डिजिटल डिटॉक्स सेंटर्स बनाए गए हैं कि आप वहाँ जाइए, अपने मोबाइल को घर पर छोड़िए और कुछ महीने वहाँ रहिए। तो माँ के लिए सलाह ये है कि अगर आप बहुत ख़राब खाना बनाती हो तभी अपने बच्चे को मोबाइल देकर खिलाइए, उसे टेस्ट का पता नहीं चलेगा। मोबाइल की बात हो ही रही है डॉक्टर साहब, तो रात में जो बच्चे या बड़े भी मोबाइल देखते हैं उससे एक लाइट एमिट होती है, वो दोहरा नुकसान कर रही है। लाइट एमिट होने का एक थोड़ा सा बहुत डीप साइंटिफिक पूजा, अब जो आप टॉपिक छेड़ रहे हैं, आप समझ रहे हैं, मेरे को इतनी गहरी जानकारी है इसके ऊपर, मैंने बहुत रिसर्च किया है, इसीलिए आपसे सवाल पूछा। ब्लू लाइट जो होती है वो एक तरीके से मनुष्य को ज़रूरी है देखनी, और ब्लू लाइट रात के समय बंद होनी चाहिए। हमारे ब्रेन में एक ऑर्गन होता है पीनियल ग्लैंड, और एक केमिकल होता है मेलाटोनिन, वो रात में सीक्रेट होता है। वो आपको शांत, आपकी सारी बॉडी को रेस्टिंग फेज में लाता है। जिस प्रकार आप कंप्यूटर को जब हैवी हो जाता है, कंप्यूटर स्लो हो जाता है, तो आप डीफ्रैग करते हैं, कंप्यूटर को डिस्क क्लीन करते हैं, तो मेलाटोनिन आपके ब्रेन को क्लीन करता है, रात को शांत करता है, सब चीज़ों को बेसल लेवल पे ले आता है आपकी। ब्लू लाइट की प्रेजेंस में मेलाटोनिन नहीं सीक्रेट होती, तो मेलाटोनिन हमेशा रात को सीक्रेट होती है, क्योंकि दिन में सूर्य की किरण में विप ग्योर होता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन करके एक स्पेक्ट्रम होता है। तो ह्यूमन बीइंग्स, यस, तो जो रेनबो में सारे कलर्स होते हैं उसमें ब्लू होता है, और वो ब्लू हमारी आंख को सोने नहीं देता। दिन में देखिए बहुत नींद नहीं आती आपको, रात को जैसे ही ब्लू लाइट कट होती है आपको नींद आती है, क्योंकि मेलाटोनिन स्लोली रिलीज होना शुरू होता है। तो जब आप रात को ब्लू लाइट इमिटिंग प्रोडक्ट अपनी आंख के पास रखते हैं, आपकी मेलाटोनिन सीक्रेट नहीं होती, ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है सोने का समय है कि नहीं सोने का समय है। तो मेमोरी लॉस, आप आंखों की डैमेज की बात कर रहे हैं, मैं उससे बहुत गहरी बात कर रहा हूं। लॉस ऑफ मेमोरी, लॉस ऑफ कंसंट्रेशन, बच्चे ज़्यादा देर नहीं पढ़ पाते, आंख के कारण नहीं, ब्रेन उनका मैसेज ही नहीं लेता, क्योंकि ब्रेन को रीसेट होने का समय नहीं मिला रात को। अब आते हैं आंखों पे क्या नुकसान है। जब आप लेट के काम करते हैं रात को, तो आपका फ़ोन इतने डिस्टेंस पे हो ही नहीं सकता, वो आएगा इसी लेवल पे, बिकॉज आपको अपनी छाती पे फ़ोन टेस्ट करना है, तो आपने नियर साइटेडनेस बढ़ा लिया अपनी। दूसरा, जब रात होती है तो पुतली का साइज बड़ा हो जाता है, और बड़ा होने का मतलब है ज़्यादा रोशनी अंदर जाएगी। दिन के समय पुतली छोटी होती है, कम रोशनी जानी चाहिए। तो जब आपकी रात को पुतली बड़ी होती है तो ज़्यादा रोशनी आती है, और अब आपने ब्लू लाइट ऑन कर दी, तो दिन में जितनी ब्लू लाइट जाती है उससे कहीं ज़्यादा आप जब अंधेरे कमरे में मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं तो आपकी पुतली अंधेरे के कारण बड़ी हो जाती है और ब्लू लाइट ज़्यादा एंटर करती है, तो दैट कॉजेज मोर प्रॉब्लम्स। तो आपकी आंख के चश्मे का नंबर बढ़ना, एक्सेसिव मोबाइल फ़ोन यूज़ से बहुत कॉमन बीमारी है ड्राई आई। ये आज के ज़माने में एपिडेमिक हो चुका है, पूरे विश्व में ड्राई आई हर एक व्यक्ति को है एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। उसका बहुत बड़ा योगदान एयर कंडीशनिंग से है, हम एसी में बैठते हैं। दूसरा मोबाइल फ़ोन से है। तीसरा, खाने में हमने फैट, नेचुरल फैट खाना बंद कर दिया है। हमारे दादा दादी पुराने ज़माने में घी खाते थे, मक्खन खाते थे, वो बहुत बड़ा योगदान था। हल्दी, फ्रेश फ्रूट्स खाते थे। जो रंग वाले फ्रूट्स हैं, टमाटर, पपीता, शिमला मिर्च, इनमें बहुत अच्छे पदार्थ हैं हमारी आंखों के लिए, पर वो ख़त्म होते जा रहे हैं। नेचुरल फ्रूट्स नहीं है ऑर्गेनिकली ग्रोन। तो कुल मिला के जो पूरा माहौल हो गया है, लगता है कि पूरी माहौल ने जंग कर लिया हमारी सेहत और आंखों की सेहत के साथ। तो स्क्रीन टाइम और मोबाइल फ़ोन का बहुत ज़्यादा नुकसान है हमारी आंखों। बिल्कुल, और ये बात शायद जितने लोग भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन्हें मालूम है कि मोबाइल फ़ोन नुकसान कर रहा है। हम आपको सिर्फ ये बता रहे हैं, दिन के साथ साथ अपनी रात की नींद का भी बेड़ा गर्क कर रहे हैं, अपनी मानसिक सेहत को लंबे समय के लिए ख़राब कर रहे हैं। अगर आप सोने से पहले मोबाइल फ़ोन को चेक करते हैं तो ये आदत जितनी जल्दी बदल दें उतना अच्छा है। आपने उन खानों की बात की जो अच्छे हो सकते हैं। अगर हम सिर्फ आई हेल्दी फ्रूट्स की बात करें जो आँखों के लिए अच्छे होते हैं, तो आप स्पेसिफिकली क्या बताएं? स्पेसिफिकली बहुत बड़ी रिसर्च हो चुकी है।
आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि कई वेस्टर्न कंट्रीज ने हल्दी को पैटेंट करा लिया है। हल्दी के अंदर एक ऐसा केमिकल होता है जो पिगमेंट होता है येलो कलर का, वो आंखों की रोशनी के लिए बहुत अच्छा है। ये हमारे यहाँ सदियों से है, हमारे यहाँ हमारे खाने में हल्दी एक इनहेरेंट पार्ट है, मगर आप देखेंगे वेस्टर्न वर्ल्ड में हल्दी नहीं होती है। तो इसके कारण एक बीमारी है ARMD, एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन। ये उम्र के साथ आंख के अंदर आती है और पर्दा कमज़ोर हो जाता है और रोशनी चली जाती है। वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत थी ये, भारत देश में नहीं थी, पर पिछले 15 से 20 वर्ष में मैं देख रहा हूँ हमारे देश में ARMD बढ़ रही है। और बहुत बड़ा कारण है होम कुक्ड फूड, नेचुरल फूड नहीं खा रहे। तो हल्दी डाइट में बहुत अच्छी है हमारे लिए। और सारे फ्रूट्स, आपके टमाटर, बहुत सारे बीज हैं जो कि खाने के हैं, तरबूज का बीज, खरबूजे का बीज, इसमें बहुत अच्छे न्यूट्रिशंस होती हैं। कुल मिला के आप ये सोचिए, कोई भी फल फ्रूट जो ब्राइटली कलर्ड है वो कुदरत का एक सिग्नल मान लीजिए, जो आंखों को लुभाता है, वो आंखों के लिए अच्छा है। तो मैं किसी पेशेंट को रादर देन मैं पूरा लिस्ट दूं, मैं मदर्स को ये कहता हूं कि जो भी ब्राइटली कलर्ड फ्रूट या वेजिटेबल्स हैं, आम हो गए, पपीता हो गया, ऑरेंज कलर का पपीता हो गया, शिमला मिर्च हो गई, लाल शिमला मिर्च, हरी शिमला मिर्च, आपके जितने भी कलर्ड फ्रूट्स हैं उसमें ल्यूकोपीन्स होती हैं उसमें, और ज़ैंथिन्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जो आंख के लिए बहुत अच्छे हैं। तो फ्रेश फ्रूट्स, सैलड्स लेने। चुकंदर का नाम सुना होगा, चुकंदर ज़्यादा लोग खाते नहीं हैं, मगर अगर आप ध्यान किया हो तो पुराने ज़माने में सर्दी के मौसम में गाजर और चुकंदर की कांजी बनाई जाया करती थी। और फिर लोग पूछते हैं कि पुराने ज़माने लोगों की आँख खराब क्यों नहीं होती थी। वो चुकंदर और गाजर एक गहरा ट्रेजर है, खजाना है आँख की रोशनी के लिए, और वो भी फर्मेंटेशन के बाद। और उसमें डाली जाती थी राई, सरसों की। उसमें फ्री फैटी एसिड्स होते हैं जो आंख में बहुत अच्छा असर करते हैं। तो आप देखिए, हमारे जो नेचुरल फूड्स हैं जो बहुत सालों से चलते आ रहे हैं हमारे नेशनल ट्रेडिशन में, वो हमारे लिए सेहतमंद अच्छे थे, पर हमने वो बंद कर दिए हैं। लोग अब घर में दही नहीं जमाते, दही भी बाजार से आता है। तो इस तरीके अर्बनाइजेशन ने हमारी सेहत पर और आंखों की सेहत पर बहुत गहरा घात किया। इसीलिए आसान भाषा में डॉक्टर्स ये सलाह देते हैं कि जो आपकी दादी नानी खाती थी वो खाइए, जो वो नहीं खाती थी उसकी आज भी कोई ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं आंखों की उस बीमारी पर जो भारत में भी पूरी दुनिया में भी तेज़ी से बढ़ती जा रही है, जिसका जिक्र पहले भी डॉक्टर कमल कपूर ने किया, मोतियाबिंद। भारत में हर साल लगभग 2 करोड़ मरीज नए ऐड हो जाते हैं मोतियाबिंद के साथ। 80 लाख सर्जरीज होने के बावजूद बहुत सारे लोग हैं जो बहुत देरी से इस सर्जरी के लिए पहुंचते हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो लोग ये जानना चाहेंगे कैटरैक्ट या मोतियाबिंद होता क्या है और कैसे किसे पता चलेगा कि उसको हो गई है ये बीमारी। ओके पूजा, कैटरैक्ट सबसे पहले मैं आपको बताऊं, कैटरैक्ट अपने आप में एक बीमारी नहीं है। कैटरैक्ट एक बढ़ती उम्र का चिन्ह है। जिस प्रकार चेहरे पे झुर्रियाँ आ जाती हैं, बाल सफ़ेद हो जाते हैं, ऐसे ही आँख के अंदर एक कुदरती लेंस होता है। जैसे बाल सफ़ेद होते हैं, उस लेंस के अंदर भी सिमिलर प्रोटीन्स होती हैं, वो सफ़ेद होनी शुरू हो जाती है उम्र के साथ। फ़र्क ये है, सफ़ेद बालों को आप काले कर सकते हैं, पर आँख की जो प्रोटीन एक बार सफ़ेद हो गई उसका आप रिवर्स नहीं कर सकते। तो उसमें एक ही तरीका होता है, जैसे जैसे समय बढ़ता है, जो आँख का लेंस पारदर्शी होता है, साफ शीशे जैसा, धीमे धीमे उसमें सफ़ेद धब्बे आ जाते हैं उम्र के साथ। और वो धब्बे जब इतने बढ़ जाते हैं कि आर पार रोशनी जानी साफ नहीं रहती, तो आपको स्वच्छ दिखना बंद हो जाता है। तो इसको हम सफ़ेद मोतिया बोलते हैं। सफ़ेद मोतिया और काला मोतिया में बहुत फ़र्क है। काला मोतिया के बारे में मैं आपसे फिर बात करूंगा। सफ़ेद मोतिया में जब ये लेंस सफ़ेद हो जाता है तो आपको दिखने नहीं देता। तो इसके चिन्ह क्या होते हैं? सफ़ेद मोतिया के बहुत सारे चिन्ह होते हैं। सबसे कॉमन चिन्ह है कि आपको दिखने में धुंधला होना शुरू हो जाता है। पुराना ये सोच था कि जब मोतिया हो जाए जी उसको पकाना है, नहीं, वो गलत है। वो पुराने ज़माने में होता था, क्योंकि उस समय कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी मोतिये को अर्ली स्टेज में निकालने के लिए। तो मोतिये को पकाया जाता था, पूरे मोतिये को बाहर निकाला जाता था, फिर स्टिचेस लगाए जाते थे, और टाँका लगने के बाद वो फिर आपको 4 से 6 हफ्ते लगते थे।
आज के ज़माने में जैसे ही आपको विजुअल डिसेबिलिटी होती है, जैसे ही आपको दिखने में धुंधलाहट होती है, या फ्रीक्वेंटली 40 साल के बाद आप हो चुके हैं और आपका नंबर बार बार बदल रहा है, या आपको नाइट ड्राइविंग में दिक्कत हो रही है, या रात में गाड़ी की हेडलाइट फैलती है, या राइड के आसपास आपको चक्री दिखाई देती है, ये साइंस है कि आपको कैटरेक्ट आ गया है। आप किसी भी अच्छे डॉक्टर के पास जाके अपने आप को चेकअप करा सकते हैं और बहुत मुश्किल नहीं होता है चेकअप, 15 से 20 मिनट में पता लग जाता है आपको सफ़ेद मोतिया है। तो आपके चिन्ह हो गए, आपको धुंधला दिखना, आपका चश्मे का नंबर बदलना, आपको कम रोशनी में दिखना कम हो जाना पहले के मुकाबले। एक और चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है, सफ़ेद मोतिया किसी किसी पेशेंट में आपकी पास की रोशनी को तेज कर देता है, इसको बोलते हैं सेकंड साइट। ये आपके दर्शक लोग जानकर चकित होंगे और इस चीज़ का फायदा भी उठाएंगे। बहुत सारे पेशेंट हमको कहते हैं डॉक्टर साहब मेरी ना रोशनी पास की अच्छी हो गई है, मैं बिना चश्मे पढ़ लेता हूँ। तो मैं कहता हूँ हमको कैटरेक्ट है, तो हंसते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब मेरी रोशनी अच्छी हो रही है और आप बोले मेरे को मोतिया है। तो मैं कहता हूँ पास की तो अच्छी हो रही है, दूर की देखिए। कहते हैं हाँ डॉक्टर साहब दूर की कम हो गई। तो इसको सेकंड साइट बोलते हैं। ये एक विचित्र प्रकार का मोतिया होता है जिसमें पास की रोशनी इंप्रूव होती रहती है और दूर की कम होती रहती है। तो कोई भी विजुअल डिट्रिएशन, ग्लेयर आना, रात को कम दिखना, चश्मे का नंबर बदलना एक उम्र के बाद जो कि नहीं बदलना चाहिए, ये सारे सफ़ेद मोतिये के चिन्ह हैं। तो अब मरीज़ को पता तो चल गया कि उसे सफ़ेद मोतिया है। अब सवाल ये है कि अब करना क्या है। पेशेंट जाता है सर डॉक्टर के पास, वो बताते हैं आपके पास 3-4 लेंसेज का विकल्प है, आप कुछ भी लगवा सकते हैं। तो अब एक मरीज़ कैसे तय करे कि उसे क्या लगवाना चाहिए? ओके, सबसे पहले मैं आपके सवाल को एक जंप करके पीछे आता हूँ। सफ़ेद मोतिये का कोई दवाई इलाज नहीं है। बहुत पेशेंट अब तो कम हो गए हैं, पहले पेशेंट थे डॉक्टर साहब कोई दवाई बता दीजिए जिससे मोतिया ठीक हो जाए। तो मैं उनको एक ही जवाब पूछता हूँ कि सर कोई दवाई बता दे जिससे आप जवान हो जाएं वापस। वो नहीं हो सकता। इसी प्रकार आपका लेंस वृद्ध हो गया है, ओल्ड हो गया, आपका लेंस बूढ़ा हो गया है, वो वापस नहीं जा सकता, उसको चेंज ही करना पड़ेगा। तो पहली चीज़ सर्जिकल प्रोसीजर, इसका नाम है। मैं तो इसका नाम अब सर्जरी लेता ही नहीं, मैं इसे प्रोसीजर बोलता हूँ, बिकॉज किसी अच्छे सर्जिकल हैंड में इट इज़ अ मैटर ऑफ फ्यू मिनट्स और ये दर्द रहित होता है। इसका एक ही तरीका होता है, आँख के अंदर जो आपका कुदरती लेंस है जिसमें सफ़ेद धब्बे पड़ चुके हैं और वो काम नहीं कर रहा, निष्काम हो चुका है, उसको निकाल देंगे, उसकी जगह नया लेंस डालेंगे। जैसे नया लेंस डालेंगे ये लेंस अच्छा पारदर्शी होता है और आपकी रोशनी लौट आती है। अब पूछा आपके सवाल का जवाब, कई प्रकार के लेंस होते हैं, बिल्कुल सही कहा। आज से बहुत समय पहले एक ही प्रकार के लेंस होते थे, मोनोफोकल लेंस होते थे। आपकी आँख की रिक्वायरमेंट कुछ भी हो, प्रोडक्ट ही वही अवेलेबल था। आज से 25 साल पहले एम्बेसडर और फिएट गाड़ी थी, आपको कुछ भी चाहिए हो गाड़ी दो ही थी। उससे पहले शायद रिक्शा होती थी, उससे पहले बैलगाड़ी होती थी। तो समय के साथ साथ ऑप्शंस बढ़ गए हैं। तो मैं आपको मोटी मोटी कैटेगरी बताऊंगा। सबसे सिंपल बेसिक लेंस होता है मोनोफोकल लेंस। मोनो माने सिंगल, फोकस माने एक फोकस। इसमें एक फोकस होता है लेंस का। इस लेंस को डालने से आपकी जो दूर की चश्मे की रिक्वायरमेंट है ना के बराबर आ जाती है। पर पास का काम करने के लिए, सिंस ये मोनोफोकस है और फोकस दूर का है, इस लेंस में पास के लिए आपको 100% चश्मा लगाना पड़ता है। दूसरा आता है मल्टीफोकस लेंस। मल्टीफोकस लेंस नाम ही कहता है, इसमें मल्टीपल फोकसेस होते हैं। ये दूर में और पास में मदद कर देता है। ये लेंस बहुत प्रचलित थे कुछ समय पहले तक और ये बहुत लगाए भी हम लोगों ने। इसकी एक साइड इफेक्ट थी, कुछ प्रतिशत लोगों में ये रात में तंग करता था, गाड़ी चलाने में प्रॉब्लम होती थी, हेडलाइट के आसपास रिंग्स दिखाई देते थे और किसी भी लाइट सोर्स को देखने से उसमें रिंग्स दिखते थे। तो पेशेंट को रात में गाड़ी चलाने में दिक्कत होती थी। सब में नहीं होती थी, पर 100 में से 8 या 9%। अब वो 8-9% कौन है मुझे नहीं मालूम, पेशेंट को नहीं मालूम। तो कई पेशेंट इससे परेशान हो जाते थे। फिर एक नई टेक्नोलॉजी का लेंस आया जिसको बोलते हैं EDOF, एक्सटेंडिंग डेप्थ ऑफ फोकस। ये जो टेक्नोलॉजी आई है इसमें बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स है। मोनोफोकल की क्लैरिटी है और मल्टीफोकल की डेप्थ है। इससे एक फायदा हो जाता है, आपको रिंग्स नहीं दिखते, रात में कोई दिक्कत नहीं होती और पास का 80% काम आपका 80 से 90% काम बिना चश्मे कर देता है और दूर का नियरली 100%। तो पास का भी बहुत पास के काम के लिए जरूरत पड़ सकती है। आपको दवाई का लेबल पढ़ना है, सुई धागा लगाना है, मोटा मोटा काम आप बिना चश्मे कर सकते हैं। तो ये लेंस आजकल बहुत प्रचलित हो चुके हैं। चौथी कैटेगरी एक लेंस की है टॉरिक। टॉरिक लेंस उन केसेस में जरूरत पड़ती है जिनकी आंख की पुतली, हमारी नॉर्मली आंख की पुतली सबकी गोल होती है, आप देखते हैं जो ब्राउन हिस्सा है, किसी किसी पेशेंट में वो अंडाकार होती है, ओवल होती है।
12 से 18% पॉपुलेशन एवरेज देखी गई है जिनमें अंडाकार पुतली होती है। ऐसे में अगर हम राउंड लेंस डाल देते हैं या नॉर्मल मोनोफोकल लेंस डाल देते हैं तो 100% चश्मा दूर और पास का लगाना पड़ता है, क्योंकि आंख का शेप और लेंस का शेप मिसमैच करता है। तो ऐसी सिचुएशंस के लिए स्पेशल लेंसेज होते हैं जिसको हम सिलिंड्रिकल पावर या एस्टिग्मैटिज्म बोलते हैं। वो लेंसेज को टोरिक लेंस बोला जाता है। तो जब भी आप अपने मोती के ऑपरेशन के लिए डॉक्टर के पास जाएं और आपका डॉक्टर बोले आपको टोरिक लेंस की आवश्यकता है, कृपया उसको शक की नज़र से ना देखें। अगर आप नॉर्मल मोनोफोकल लेंस पे जाएंगे तो आपकी चश्मे की निर्भरता 100% दूर की और 100% पास की लगी रहेगी। तो अगर आप टोरिक लेंस डालेंगे ये आपकी निर्भरता काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। मोटे तौर पर हमें ये समझ में आया कि लेंस का फैसला मोटे तौर पर अपने डॉक्टर्स पर छोड़िए, सही डॉक्टर चुनिए। डॉक्टर कमल कपूर को वैसे 2.5 मिनट लगते हैं एक कैटरैक्ट का प्रोसीजर करने में, ये आपके ऊपर है। लेंस की परेशानी डॉक्टर पर छोड़िए और उन पर यकीन कीजिए, लेकिन आपकी आँखों को कोई बीमारी ना लगे, आपकी सेहतमंद आँखों की कामना करते हुए हम चलते चलते डॉक्टर साहब एक हम अक्सर डिस्कस करते हैं 20-20-20 का फॉर्मूला जो आँखों के लिए बताया जाता है, वो एक्सरसाइज क्या है हमारे व्यूअर्स आपसे? मैम ये ना इसको पूजा जी एक याद करने के लिए एक अच्छा बनाया गया है। नॉर्मली मैं 20-20-20 से हटाकर खासकर बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम के लिए हम बोलते हैं जब 20 मिनट का काम होना चाहिए। आपकी जो ब्लिंक रेट है, एक हाँ मैं इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहता हूँ, जब हम कंप्यूटर का काम करते हैं तो हमारी आंखों की ब्लिंक रेट स्लो हो जाती है। नॉर्मल व्यक्ति 12 से 14 मिनट बार आंख में झपकता है, बट जब आप मोबाइल फ़ोन पे काम करते हैं ये 3 से 4 बार हो जाता है। उसके कारण आपका ब्लिंक रेट खराब हो जाता है। तो मैं जो पेशेंट को 20-20-20 की जगह में बताता हूँ 30 मिनट के काम के बाद 5 मिनट की ब्रेक ऑफ डिस्टेंस विजन एंड अप्रॉक्सीमेटली 30 to 50 ब्लिंक्स फोर्सिबल। ये फॉर्मूला आप करेंगे तो ये लॉन्ग लास्टिंग है। 20-20-20 का फॉर्मूला याद करने के लिए आसान बनाया गया, पर अगर आप उसकी पूरी इफेक्टिविटी देखेंगे 30 मिनट्स के बाद आपको 5 मिनट की ब्रेक चाहिए जब आप पास की डिस्टेंस बंद कर दीजिए। ऐसा नहीं कि आप पहले वर्ड डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे थे, चलो थोड़ा इंस्टाग्राम देख लेते, नहीं। 5 मिनट के लिए आपको खिड़की पे चले जाना है या 6 मीटर की दूर की कोई चीज के ऊपर नजर टिकानी है। तो कोशिश करें कि आउटडोर देखें। एब्सोल्युटली। तो मैं पेशेंट को बोलता हूँ आप खिड़की पे चले जाइए, अपने ऑफिस के कॉफी शॉप में चले जाइए, व्यक्ति से दूर बात कीजिए ताकि आपकी आई जो पास के फोकस में लॉक हो गई थी वो रिलैक्स करके डीफोकस करें एंड अप्रॉक्सीमेटली 25 से 30 बार फोर्सिबल ब्लिंक करें। उससे आपकी आंख की नमी बनी रहेगी, चश्मे का नंबर बढ़ना रुक जाएगा और आपको और बीमारियां होने की संभावना बच जाएगी। जी बिल्कुल। तो ये फॉर्मूला अपनाइए और कोशिश कीजिए कि अपनी पलकों को झपकाने की वापस आदत डालिए, मोबाइल को दूर रखने की आदत डालिए और अपनी आंखों को सेहतमंद रखिए। नमस्कार डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।